हेलो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल चुका है। आंसर्स आपको नहीं मिले होंगे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी एमसीक्यूज को एंड देन ऑल्सो विल फाइंड द करेक्ट आंसर विद द एक्सप्लेनेशन, राइट? So watch this video completely, do not skip, listen very carefully, right? So let's start with first question. What was the reason given by America? Here America is used for USA, United States of America. What was the reason given by America for imprisoning people at Guantanamo Bay? They had been caught spying. They were planning to kill the US president. They were planning to set up a communist government in USA, and America considered them as enemies and linked them to the attack on New York on 11th September 2001. So you know the answer. D is the correct answer because they were arrested. Approximately 600 people arrested from various places, from various countries, without informing their governments and their families, and they were kept in Guantanamo Bay prison. Because of this reason, on 11 September 2001, WTC buildings were attacked by the terrorists, and it is known as the incident of 9/11, right? So it was the first question. D is the correct answer. Second question. Which body exposed to the world that prisoners at Guantanamo Bay were being tortured in ways that violated the US laws? United Nations, International Court of Justice, Amnesty International, Supreme Court of USA. तो इसमें सही आंसर आएगा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंस्टीट्यूशन ने ये ग्वांटानामो बे का जो इंसिडेंट था इसको पब्लिश किया और पब्लिकली पूरी दुनिया में इस इंसिडेंट का पता लगा कि हाउ द पीपल वर अरेस्टेड बाय द यूएसए विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टेप्स और प्रोसेस। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को वॉच करता है और जहां भी वायलेट होते हैं तो उस इंसिडेंट को पब्लिश करता है और पब्लिकली सबको बताता है। तो दिस एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंग्लैंड में है, लंदन में, आपको याद रखना है। तो दो क्वेश्चन इस तरह से पूरे हो गए हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया पॉलिटिकल सिस्टम? कौन कौन सा करेक्ट नहीं है, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है? द किंग सेलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि किंग ही है जो जिसके पास सुप्रीम पावर्स होती हैं। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी सही है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कोई नहीं बना सकता है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है इसलिए आपको धर्म की आज़ादी नहीं है। पब्लिकली यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर रिलीजन। नन ऑफ अबाउ, तो तीनों सही है, इसका मतलब नॉट करेक्ट तो कोई भी नहीं है जो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ द अबाउ, मतलब इनमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि करेक्ट नहीं है, राइट? ऑल आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया? वुमेन आर गिवन ऑल द राइट्स, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। वुमेन आर गिवन इक्वल स्टेटस विद मैन, ये भी सही नहीं है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस और दे आर ऑफर्ड हाई पोजीशंस, तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन है जो हमें ठीक लग रहा है क्योंकि वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। सऊदी अरेबिया में वुमेन के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उनके ऊपर पाबंदियां हैं, जैसे कि वो पब्लिकली जो है अकेले नहीं घूम सकती हैं और इसी तरह से वो अपने फेस को शो नहीं कर सकती, दिखा नहीं सकती हैं, और एजुकेशन गेट करने के लिए भी उनको बहुत सारी दिक्कतों का और बंधनों का सामना करना पड़ता है, और उनके पास राइट टू वोट भी उस लेवल पे नहीं है जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑफ विच कंट्री वॉज कोसोवो अ प्रोविंसी बिफोर इट्स स्प्लिट? डिवीजन से पहले कोसोवो यूएसएसआर में था, यूगोस्लाविया में था,
साउथ अफ्रीका और जर्मनी किसका पार्ट था? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, यूगोस्लाविया। व्हाट वाज मिलोसेविक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द अल्बेनियंस? 6th क्वेश्चन है। मिलोसेविक एक सर्ब नेशनलिस्ट था, ही वॉज अ सर्ब, एंड व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द अल्बेनियंस? अल्बेनियंस जो थे वो कोसोवो में माइनॉरिटी में थे, यूगोस्लाविया जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे। हिज गवर्नमेंट वाज हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। He wanted to bring equality between Serbs and Albanians. He wanted Serbs to dominate the Albanians, both A and C. तो इसमें जो हमें आंसर लग रहा है वो डी लग रहा है, क्योंकि डी में लिखा हुआ है ए और सी, यानी कि दोनों ये सही स्टेटमेंट हैं, तो इसलिए डी हमारा जो है करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज द मैसेक्र ऑफ अल्बेनियंस फाइनली स्टॉप्ड? जो कोसोवो में अल्बेनियंस पे जो अटैक हुआ, सर्ब्स नेशनलिस्ट ने अटैक किया, आर्मी ने अटैक किया, तो वो किस तरह से रुका? द यूएन ऑर्डर फॉर मिलोसेविक्स अरेस्ट, सेवरल कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप द मैसेक्र, द सर्ब्स टर्न्ड अगेंस्ट मिलोसेविक एंड मिलोसेविक रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, सेवरल कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप द मैसेक्र। जब कई सारी कंट्रीज ने दखलंदाजी दी, तो उसके बाद ये जो जिस तरह का उन्होंने सर्ब्स ने अल्बेनियंस पे अटैक करवाया, जो मैसेक्र हुआ, कितने सारे अल्बेनियंस मारे गए, तो वो जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्रीज टू स्टॉप द किलिंग्स ऑफ अल्बेनियन? अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में। ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड was tried for crimes against humanity. The other countries were punished by UNO for interfering in another country. Lead to further army action by Milosevic. None of the above. तो इसमें ए जो आपका ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिलोसेविक जो है वो गवर्नमेंट से उसको हटा दिया गया और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके ऊपर मुकदमा चला था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय राइट्स? राइट्स क्या है? डेफिनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में ही, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। वंस डिमांड टू गेट एवरीथिंग विदाउट शेयरिंग विद अदर्स, क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग एंड सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट नॉट प्रोसेसिंग एनी फ्रीडम्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें बी जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है, क्लेम्स ऑफ ए पर्सन। ये राइट्स क्या होते हैं कि किसी भी आदमी के क्लेम्स होते हैं, किसी भी पर्सन के क्लेम्स होते हैं। किसके ऊपर क्लेम्स होते हैं? ओवर अदर फेलो बीइंग, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो इस तरह से आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज मोर वैलिड? कौन सा ज़्यादा सही दिख रहा है डेमोक्रेसी के बारे में और राइट्स के बारे में? ए है, एवरी कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। हर वो कंट्री जो डेमोक्रेसी है वो राइट्स अपने सिटीजन्स को देती है। एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स इज अ डेमोक्रेसी। और गिविंग राइट्स इज गुड बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है डेमोक्रेसी और राइट्स के बारे में? ऑप्शन ए लिखा हुआ है, एवरी कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। तो हर वो कंट्री जो एक डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती है, और हर वो कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू सिटीजन्स इज अ डेमोक्रेसी। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अगर है तो वो राइट्स जरूर देगी, लेकिन जो राइट्स दे रही है जरूरी नहीं वो डेमोक्रेसी हो, राइट? तो इसमें ए ऑप्शन आपका आ गया। व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? अगर राइट्स को छीना जाता है, सिटीजन्स आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, दे कैन आस्क देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू डू द नीडफुल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर उनके राइट्स छीने जाते हैं, वो लेट होते हैं, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। और इंडिया में भी ये प्रोसेस है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन, 14 ईयर्स, क्योंकि ये राइट टू
फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, जहाँ पे आपको चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर है उसको एबोलिश किया गया है, उसी के अंडर में आता है 14 ईयर्स के से नीचे के बच्चों को आप किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवाने दे सकते हैं। और साथ ही ये कंपलसरी एजुकेशन का जो राइट है उनका, ये 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों के पास है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है सिटीजन्स का। तो 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2002 में ये लिया गया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये राइट है, इनके कंपलसरी एजुकेशन के लिए राइट है, और चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो एक अलग जो है प्रोसेस है। आर्टिकल 24, अंडर विच फंडामेंटल राइट हैज़ द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है? तो इसमें आप बता देंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जिसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। यानी कि अगर इसका आर्टिकल भी पूछता है तो आप आर्टिकल 19 बताएंगे, और पार्ट पूछता है तो पार्ट 1। तो आर्टिकल 19 पार्ट 1। तो इस तरह से 13th क्वेश्चन का बी करेक्ट ऑप्शन। Which of these is or are the new rights guaranteed by the Constitution of South Africa for its citizens? आपके एनसीईआरटी बुक में से एक बॉक्स है जहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो राइट्स मिले हुए हैं अलग से, उनके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पढ़ के देखते हैं कौन सा राइट है जो दिया हुआ है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एन इन्वायरमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू द पीपल्स हेल्थ, यानी कि क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, यानी कि प्रॉपर हाउसेज जो होती हैं, हाउसेज जो घर होते हैं उनका राइट मिलना। तो ये तीनों ही इसमें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। Which of these is not seen as a standard of human rights by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights? ये भी आपके एनसीईआरटी से है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू हेल्थ, राइट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सी, राइट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, राइट। सो it is not seen as a standard of human rights by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The right to seek the enforcement of all fundamental rights is called, क्या बोलते हैं आगे? अगर आपके राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? किस राइट्स के, किस फंडामेंटल राइट के अंडर में उनको एनफोर्स किया गया? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आ गया सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो आप जो है, जो जुडिशियल आपका एक्सेसनेस है, दैट इज़ अंडर दिस आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको 5 रिट्स यहाँ पे मिलती हैं, कोर्ट्स की जो डायरेक्शंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनको रिट्स का एक राइट होता है, 5 रिट्स वो एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में डाल सकते हैं। इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वेयर कैन वी सीक द रेमेडी? हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें सबसे इजी जो है आपका एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226। आपको याद रखनी है दोनों आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर रेफर टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज? अंबेडकर जी ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अंबेडकर जो कि आपको पता है कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड वेरी सीनियर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने इस राइट को क्या कहा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसको ब्रेन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ही सेड हार्ट एंड सोल बोथ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है।
Question number 19 है what is meant by the term writ? Written laws, formal document containing order of court to the government, basic features of the constitution and none of above. तो इसमें B आपका करेक्ट आंसर है. A formal document containing an order of the court to the government. Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental right? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का जो है एक्सरसाइजिंग का एग्जाम्पल इसमें से नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता है. वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स, डेफिनेटली आता है क्योंकि वी कैन रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19. पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर राइट, ये राइट देयर चिल्ड्रन, ये राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आता है. क्रिश्चियन मिशन सेट्स अप अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स, ये रिलीजन के राइट में आता है. रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग एडमिशन इन स्कूल, तो ये भी हमारा इक्वलिटी में आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर. तो इसलिए इसमें 20 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 31 में था पहले, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट ना हो के एक लीगल राइट है इन आर्टिकल 300A. इसको रिमूव किया गया था, आपको याद होगा 1978 में 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग. when was the NHRC सेटअप? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है NHRC का, और इजीली आप बता सकते हैं. NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको सेटअप किया गया था 1993 में. आपको याद होगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ये पास किया गया था, और इसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी जो है कमीशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, क्योंकि एक लॉ बना के इसको सेटअप किया गया. हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट. अर्लियर इट यूज टू प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग और 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया, और अब ये एक लीगल राइट है. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्ट फॉर द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट नो पर्सन इज अबाउ द लॉ? क्यों? कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है. स्टेट ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस बाय लॉ. तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी हमेशा रूल ऑफ लॉ होती है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर. 24th क्वेश्चन है, व्हाट डज राइट टू इक्वलिटी से अबाउट द पब्लिक जॉब्स? पब्लिक जॉब्स के बारे में राइट टू इक्वलिटी क्या स्टेट करती है? जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट, सभी को नौकरी मिलेगी. जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इसे रिजर्व की जाएंगी. ऑल सिटीजन्स विल बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी लेने के लिए सभी सिटीजन्स को बराबर का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नन ऑफ अबाव. सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें बराबर की इक्वलिटी आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, लेकिन ये नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और सभी को जॉब्स गवर्नमेंट देती नहीं है. ठीक है, तो मौका सबको मिलता है, लेकिन जिसके पास कैपेबिलिटी होती है उसको जॉब मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी जैसे कि हम बता सकते हैं कि ये कंप्लीटली एबोलिश हो गई है. इट स्टैंड्स एबोलिश्ड. इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल बाय लॉ, एंड सिंस इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम इट शुड बी रिस्पेक्टेड. डी बोथ ए एंड बी. तो इसमें सी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको एक कस्टम नहीं माना जा सकता और ना ही इसको रिस्पेक्ट की जा सकती है अनटचेबिलिटी को. तो ये दोनों है, क्योंकि ये ख़त्म कर दी गई है, और अगर जो इसको करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है कानून के द्वारा. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड बी. विच ऑफ दीज इज फॉल्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? एवरीवन हैज़ अ राइट टू थिंक डिफरेंटली, हर कोई अलग से सोच सकता है. इसके बाद 26 का बी ऑप्शन हम पढ़ते हैं. वन मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उससे कोई भी डिसएग्री कर सकता है. वन कैन यूज़ इट टू इंसाइट पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको एक
इंसल्ट के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकता है। वन इज़ फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करने के लिए हम फ्री हैं गवर्नमेंट को, तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है वन कैन यूज़ इट टू इंसाइट पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये फॉल्स है, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which of these rights is are provided to a person arrested by the government or police? अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो कौन सा राइट उसको मिलता है, उसको रीज़न बताना कि भाई क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना। टू इंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस, उसको वकील प्रोवाइड करना, वकील से मिलने देना डिफेंस के लिए। तो ऑल ऑफ द अबाव, ये 27 का डी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 28। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का जो यूज़ किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 आर्टिकल में, उसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नन ऑफ अबाव। बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए ही ये ट्रैफिक का यूज़ किया गया है, उनको खरीदना और बेचना पूरी तरह से बैन हो गया है। व्हाट इज मीन्ड बाई बेगार? बेगार का मतलब क्या है? यहाँ पे बेगार का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग, प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क विदाउट एनी वेजेस, प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग वर्कर्स टू वर्क एट नॉर्मल वेजेस, बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, किसी को बिना पैसे दिए और फोर्स करना काम करने के लिए बेगार होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज? कौन सी इंडस्ट्री में आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग बच्चे काम नहीं कर सकते हैं लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज? बीडी मेकिंग, फायर क्रैकर्स एंड मैचेस एंड प्रिंटिंग एंड डाइंग, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें 30 का डी ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री में 14 ईयर्स के से तक के जो बच्चे होते हैं उनको काम करना और करवाना अलाउड नहीं है, आर्टिकल 24 ये प्रेस्क्राइब करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? कौन सा इसमें से फ्रीडम है जो इंडियन सिटीजन्स को नहीं मिला हुआ? फ्रीडम्स टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज करने के लिए हम मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को अपोज भी कर सकते हैं। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन एंड नन ऑफ दीज। और क्या हम आर्म्ड रिवोल्यूशन का मतलब होता है जो हथियारों के साथ कोई अगर क्रांति करता है, मारकाट करता है, तो वो हमें अलाउड नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस राइट वी डू नॉट हैव अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट? कौन सा इनमें से कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस, राइट टू मूव फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर इनमें से कोई भी चीज़ वॉयलेट होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे आपके मनोरंजन के लिए कोई पार्क नहीं बनवाया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर गवर्नमेंट ने कहीं सिनेमा हॉल नहीं खोला तो आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 आप याद रखेंगे, पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर सेफगार्ड मेनली फॉर? किसके लिए सेफगार्ड है, किसकी प्रोटेक्शन करते हैं? विमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, मैन। इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों ही ये प्रेस्क्राइब करती हैं माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें दोनों फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये 18 ईयर्स के बाद आपको मिलता है, एडल्ट होने के बाद मिलता है। दूसरा, राइट टू वोट का एक क्राइटेरिया होता है कि उसके लिए कोई पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम फ्रीडम की बात करें तो पागल को भी फ्रीडम होता है। इक्वलिटी की बात करें तो पागल आदमी भी सबके इक्वल है, कानून उसके लिए भी बराबर है। तो कहने का मतलब है कि राइट टू वोट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल अंडर द फंडामेंटल राइट्स? अगेन ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी।
तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब ये एक लीगल राइट है, राइट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 31 से इसको रिमूव कर दिया गया, पार्ट 3 से पार्ट 12 में चला गया अब ये 300A में। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री या स्टेट, व्हाट डज द वर्ड सेक्युलर मीन। सेक्युलर का मतलब होता है कि अगर, यानी कि धर्म की समानता होती है इसके अंदर, और स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो स्टेट गिव्स प्रोटेक्शन टू द हिंदू रिलीजन, ये भी गलत है। स्टेट अलाउज ओनली द मेजोरिटी टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन, ये भी गलत है। द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये सही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, उसी स्टेट को हम सेक्युलर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले हमने जरूर पढ़ा था कि कौन से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। कि अंबेडकर का एक क्वेश्चन आया था कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को क्या कहा है, तो हार्ट एंड सोल हमने देखा था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। सिविल राइट्स जो होते हैं आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाई, कौन देता है सिविल राइट? जैसे हमने राइट टू वोट की बात की थी, नेचर, गॉड, स्टेट, पीपल, स्टेट देता है इसको, सी इज द करेक्ट आंसर। तो 38 का आ गया सी, स्टेट। इसके बाद चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स इन, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पार्ट 3, 7, 5, 6, 4, पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 12 to 35। Which one of the following rights is available to the citizens of India and not to the citizens of Saudi Arabia? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो इंडियन सिटीजन्स के पास है, राइट, लेकिन सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स के पास नहीं है? द कंट्री इज रूल्ड बाई हेरिडेटरी किंग, ये सऊदी अरेबिया का फीचर है। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में तो बना सकते हैं, सऊदी अरेबिया में नहीं बना सकते हैं। विमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, महिलाओं पे काफ़ी पाबंदियां हैं, ये भी सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये इंडिया में है। सिटीजन्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सऊदी अरेबिया में नहीं है। 40 का डी आ गया। 41 में चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेट अप बाय, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, तो ये डेफिनेटली लॉ को पास करके इसको सेटअप किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं किया गया। एन एक्ट, हाँ यस, एक्ट पास किया गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। हमने डिस्कस किया, इससे पहले आपको बताया था मैंने कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग इसको बैन किया गया, और आर्टिकल 3 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, राइट को पढ़ने के बाद आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल अगर पूछता है तो राइट का टाइटल भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रीडम अवेलेबल अंडर द राइट टू फ्रीडम इन इंडिया। कौन सा इनमें से फ्रीडम नहीं है राइट टू फ्रीडम इन इंडिया के अकॉर्डिंग? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल इन पीसफुल मैनर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, नन ऑफ अबाव। तो 44 में तीनों ही आते हैं। इसके बाद इसमें आप बता सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है उसमें कौन सा नहीं आता है, तो तीनों ही आते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप पीसफुल मैनर में असेंबल हो सकते हैं और अपने एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो इसमें नहीं आता है। तो अब चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग PIL। PIL की फुल फॉर्म ही पूछा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसका सही आंसर आएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये होता है कि अगर पब्लिकली कोई भी गवर्नमेंट का मिसयूज़ है, या फिर पावर का मिसयूज़ है, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई लॉ बना है, तो पब्लिक में कोई भी पर्सन पब्लिक की तरफ से केस डाल सकता है, कोर्ट में जा सकता है, तो उसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ 45 क्वेश्चंस। इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए विद डिस्कशन, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और कहीं डाउट है कि आंसर ये नहीं ये होना चाहिए था,
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।